अब आगे पढ़ लेते हैं हम 5.5 कपड़ा उत्पादन। ठीक है, बाजार में कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे बाजार में सही, अब हम खरीदने जाते हैं तो भी हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं। चलो ये मार्केट में नया कपड़ा आया है, आप इसको खरीद लीजिए, दुकानदार हमसे कहता है, ठीक है ना, कि हम लोग उसको देखने लगते हैं। तो अभी वैसे भी हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो वैसे ही चीज़ें हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकारों के कपड़ों मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, अभी बताया गया है कि मूल रेशेसी मात्रा, कपास, ऊन इत्यादि सूत के प्रकार के कारण विभिन्न कपड़ों में विभिन्न होते हैं, भिन्नता होती है। जब आप कपड़े को देखेंगे तो आप विभिन्न संरचनाएं में अंतर पाएंगे, मतलब उसकी बुनावट में आपको अंतर लगेगा, उसके डिज़ाइन शेड में अंतर लगेगा, मतलब विभिन्नता हमें दिखाई देगी हर तरफ से। ठीक है, अब हम यह चर्चा करेंगे कि इन कपड़ों का उत्पादन कैसे करेंगे। अधिकांश कपड़े जो आप देखते हैं सूत से बने होते हैं, फिर भी कुछ कपड़े सीधे रेशों से ही बनाए जा सकते हैं। सीधे रेशों से बनाए जाने वाले मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फेल्टस नमदा बिना बुने और ब्रांडेड फाइबर कपड़े होते हैं, जो कपड़े धुनाई और कॉम्बिंग के बाद रेशों को मैट के रूप में देखकर भी बनाए जाते हैं और फिर उन्हें आसंजित किया जाता है। मैट्स को किसी भी मोटाई आकार पर बनाया जा सकता है। जैसे कि पहले बताया गया, अधिकांश कपड़े का निर्माण मध्यम सूख चरण अधिक आवश्यक होता है। कपड़ा बनाने की विधियां बुनाई और कुछ हद तक गुथाई, वेल्डिंग और गांठ लगाना नॉटिंग कहते हैं। मतलब बच्चों अभी एक देखना, आपके छोटे शब्द बन के ये आएगा, मैट क्या होती है, गुथाई क्या होती है, बेल्डिंग मतलब बेल्डिंग क्या होती है, गांठ, है ना, और नॉट्स क्या होता है। तो आपको इसका बताना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बुनाई की। किसकी बात कर रहे हैं, बुनाई की बात कर रहे हैं। यह वस्त्र कला का सबसे पुराना स्वरूप है। इसका उपयोग संभवतः चटाई, टोकरियाँ बनाने के रूप में किया जाता है। बुने हुए कपड़े में सूत के दो सेटों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें कि समकोण एक दूसरे से अंतर ग्रंथित किया जाता है, गुथा जाता है, ताकि सुसंहत निर्माण किया जा सके। इसे करघा मशीनों में किया जाता है। सूत के एक सेट को करघे पर लगाया जाता है, जो बुने जाने पर कपड़े की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करता है। उन्हें ताना सूत कहा जाता है। करघे की सहायता से इन सूतों को एक निर्धारित प्रतिबद्ध समान दूरी पर रखा जाता है। तत्पश्चात दूसरे सूत को, जो पूरक फिलिंग सूत या कपड़ा बनाने के लिए अग्रग्रहित किया जाता है। सबसे साधारण अंतर्ग्रहित वह है जब पूरक सूत एकांतर के रूप में एक पंक्ति में ताना सूत के ऊपर नीचे से निकाला जाता है और दूसरी पंक्ति में यह प्रक्रिया उलट दी जाती है। पूरक सूत को ताना सूत से भिन्न संख्या के ऊपर नीचे एक विनिर्दिष्ट क्रम में निकालकर विभिन्न डिजाइन बनाए जाते हैं। करघे से जुड़े डोबी, जैक्वार्ड जैसे कि अटैचमेंट से प्रतीकात्मक डिजाइन बनाने में भी सहायता मिल सकती है। ताना और पूरक सूत के अलग अलग रंगों के सूत का उपयोग करने से यह डिजाइन को स्पष्ट हो जाता है कि कुछ डिजाइनों में अतिरिक्त सूत का उपयोग किया जाता है, जो ताना और पूरक सूत का समानांतर चलता है। इसे बुनाई के दौरान लूप के रूप में छोड़ दिया जाता है, जिसे बाद में या तो काट लिया जाता है या फिर ऐसे ही रहने दिया जाता है। इसकी बुनावट वैसे ही तो होती है जैसे कि हम तौलिया तो देखते हैं, बिना कटा हुआ, अथवा मखमल और कार्डरॉय देखते हैं, जिसे काटा हुआ कहते हैं। बुने हुए कपड़े में सूत की दिशा में ग्रेन कहा जाता है। ताना सूत लंबाई के ग्रेन के और अथवा किनारे की ओर जाता है। पूरक सूत चौड़ाई की ग्रेन और वेट बाना की ओर जाता है। जब इस कपड़ा खरीदा जाता है तो आपने देखा होगा कि इसके दो कटे हुए दो आवृद्ध किनारे होते हैं। आवृद्ध किनारा सेल्वेज किनारे की ओर कपड़ा सबसे अधिक मजबूत होता है। ठीक है, ये बुनाई की हमने बात की है, किस प्रकार की बुनाई रहती है। ठीक है, अब उसके हम ऊन की बुनाई की बात कर लेते हैं, निटिंग की। ऊन से जो ऊन का जो कपड़ा हम पहन रहे हैं, अभी सर्दी के मौसम है तो हम किसका कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, हम अपनी जो शरीर की ऊर्जा उसी के अंदर रहती है, बाहर नहीं निकलती है, तो हमें ठंड का एहसास भी नहीं होता है। तो हम अभी कौन से कपड़े पहन रहे हैं, ऊन की कपड़ी। तो उनकी जो बुनाई होती है उसे निटिंग के तहत किया जाता है, मशीन है। ठीक है,
सूत से कम एक सेट की इंटरलूपिंग को निटिंग बुनाई कहते हैं। यह सपाट कपड़े के दुलिये सिलाइयों की गोलाकार कपड़े के लिए 4 सिलाइयों का उपयोग के साथ हाथ द्वारा भी की जा सकती है। मशीन पर भी निटिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में निटिंग वाली सलाई अथवा मशीन ब्लेड के साथ साथ फंदे डाल दिए जाते हैं। प्रत्येक अगली पंक्ति पिछली पंक्ति के फंदे के साथ इंटरलूपिंग में बनाई जाती है। सामग्री की चौड़ाई के साथ साथ सूत आगे बढ़ाया जाता है, इसीलिए इसे पूरक वेक्ट निटिंग कहा जाता है। निटिंग की इस विधि का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए बनाने के लिए जाता है जिन्हें बनाते समय आकार दिया जाता है। औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाले निटिंग मशीनें बुनाई जाने वाली करघों की तरह होती है। इसमें सूत का सेट मशीन पर फिट किया जाता है। तान सूत की तरह संगत सूत के साथ इंटरलूपिंग की जाती है। इसे ताना निटिंग कहते हैं। इसे सतत लंबाई वाली सामग्री बनाई जा सकती है। इसे काट कर सिला जा सकता है, जैसे कि वेट निटिंग से बने कपड़े में नहीं होती है। देखिए ये एक जैसे से गुथी जाती है, ठीक है। इसकी क्रॉस अलग है, इसकी क्रॉस अलग है। बुने हुए कपड़े को तेजी से बनाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें फंदे होते हैं, इसलिए अधिक से अधिक सुगम्यता होती है। चुस्त वस्तुएं बनियान, अंडरवियर, जुराबे इत्यादि उपयुक्त होती है। ये सरंध्र होती हैं जिसमें वायु मुक्त रूप से आ जा सकती है और इसमें आराम से घुमा फिरा जा सकता है। इसी कारण से खेल के दौरान पहनने वाले वस्त्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। अभी जो हमने बात की है बच्चों, ऊन की बुनाई की बात की है, बुनाई की बात की है कि कपड़ा कैसे बन रहा है, कपड़े का उत्पादन कैसे हो रहा है, उसके बारे में बात की है, ठीक है। फिर मैं क्रियाकलाप भी दोहराऊंगी अगले इसमें, ठीक है। आप वीडियो को 2 बार अवश्य देखें तो फिर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि नए शब्द एकदम से समझ में नहीं आते और ये प्रैक्टिकल की चीज़ें होती है ना।